मानो जिंदगी के एल लगे हो। जिंदगी ने इसके साथ कोई मजाक नहीं, सीधा अन्याय किया था। एक बार तो इसका सामना लेजेंडरी ट्रक कुन से होते होते बचा, लेकिन किस्मत से ट्रैफिक लाइट लाल टमाटर जैसे रेड थी, वरना स्टोरी वहीं एंड हो जाती। लेकिन जनाब की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। थोड़ा आगे चला ही था कि ऊपर से एक खंभा गिरा और सीधा यमलोक चल गया। बस वहीं से उसकी कहानी का नया चैप्टर शुरू हुआ। अब वो केल्ला बनकर एक ऐसी दुनिया में रिबॉर्न हुआ जहां मैजिक को भगवान से भी ऊपर माना जाता था, और जो कमजोर होते थे उन्हें तो लोग कचरे की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन इस बार मामला उल्टा था। अपनी पिछली लाइफ के उलट केला के अंदर एक बिल्कुल ही पागल लेवल का टैलेंट जाग गया। वो क्रिएशन मैजिक का ऐसा सुप्रीम जीनियस बना कि एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स पीछे रह गए। मतलब बाकी लोग अभी ABC सीख रहे थे और ये बंदा पूरी किताब लिख चुका था। दूसरी तरफ एक गेमिंग कैफे के बाहर दो बच्चे खड़े बात कर रहे थे। एक बोला कि गेम कंची का नया मैप अभी अभी रिलीज हुआ है। दूसरा तुरंत शेखी बघारते हुए बोला कि वो तो उठते ही नंबर 1 पर पहुंच गया। पहला बच्चा हैरान रह गया। वो मानता है कि मैप बहुत मुश्किल है, और उसका दोस्त कहता है कि कांची नाम का प्लेयर इंसान हो ही नहीं सकता। पास ही हमारा प्रोटैगोनिस्ट आराम से एक स्क्यूर खा रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। तभी उसका दोस्त मुड़कर मजाक में उसी पर शक करता है और कहता है, तू ही होगा, बोट्स यूज करता है ना। फिर वो पूछता है कि अगर गेमिंग से इतना पैसा कमा रहा है तो यहाँ आकर ये सस्ता खाना क्यों खाता है। हुड पहने लड़का बड़े आराम से जवाब देता है, यहाँ का खाना सच में अच्छा है, इसलिए आता हूँ। फिर वो टॉपिक बदलते हुए कैजुअली बोलता है कि उसने फिर से फर्स्ट प्लेस ले लिया है, तो सब तैयार रहे। उसका दोस्त चिढ़कर कहता है, ऐसे बोल रहा है जैसे ये सब बहुत इजी है, तू पक्का बोट है। इस बार प्रोटैगोनिस्ट का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो सोचता है कि टेक्निकली वो लोग पूरी तरह गलत भी नहीं है। असल में वो एक AI है और उसकी असली खुशी सिर्फ गेम के अंदर ही होती है। उसे मॉन्स्टर्स से लड़ना, लेवल अप करना, यही सब पसंद है, यही उसका असली पैशन है। वो खुद ही मानता है कि उसे मजा सिर्फ गेम्स की दुनिया में आता है और नए मैप्स बनाने में। सीन बदलता है। गेमिंग कैफे के बाहर पूरा दिन खेलने के बाद सब दोस्त अलविदा कह रहे होते हैं। उसका एक दोस्त मजाक में याद दिलाता है, अरे भाई, तेरे मोटे वॉलेट से कभी हमें भी ट्रीट दे दिया कर। प्रोटैगोनिस्ट बस हाँ बोल देता है ताकि वो जल्दी से निकल जाए। अब वो अकेला चल रहा होता है। चलते चलते वो सोचता है कि आखिर वो उस गेम का इतना दीवाना क्यों है। खुद को जवाब देता है कि असल दुनिया में वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। गेम में सब कुछ आसान लगता है, लेकिन रियल लाइफ में सब कुछ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि एक बेकार सा टेलीफोन पोल भी वो हिला नहीं सकता। वो हल्की सी हंसी के साथ सोचता है, अगर ये गेम में होता तो मैं एक क्लिक में सब बदल देता। तभी अचानक कहीं से एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ आता हुआ दिखता है। ट्रक सीधा उसकी ओर बढ़ रहा होता है और वो अभी भी ध्यान भटका हुआ खड़ा है। लेकिन ये गेम नहीं है, ये रियलिटी है, और यहाँ चीजें सिर्फ चाहने से गायब नहीं होती। ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है। ट्रक उसके बिल्कुल पास से गुजरता है। टायर की चीखती आवाज सड़क पर गूंजती है और वो बस कुछ इंच दूर रुक जाता है। लड़का बुरी तरह चौंक जाता है, फिर हल्का सा हंसते हुए कहता है, मुझे लगा था मैं तो अब किसी दूसरी दुनिया में जाने वाला था। ड्राइवर गुस्से में चिल्लाता है, मरना है क्या, खुद को खत्म करने का इरादा है। प्रोटैगोनिस्ट बस बिना किसी टेंशन के साइड की तरफ इशारा कर देता है, पहले सिग्नल तो देख लो। और सच में क्रॉस करने के लिए ग्रीन लाइट चल रही होती है। ड्राइवर कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि लाइट कब बदली, और तब तक प्रोटैगोनिस्ट आराम से वहां से निकल जाता है। पीठ घुमाकर चलते हुए वो फिर वही सोचने लगता है, ये रियल लाइफ कितनी इरिटेटिंग और लिमिटेड है। अगर वो गेम की तरह चीजें बदल पाता तो सब कुछ कितना इजी और प्रैक्टिकल हो जाता। उस पावर के साथ वो आखिरकार अपनी पसंद की दुनिया बना सकता था। लेकिन तभी क्रैक की जोरदार आवाज गूंजती है। पास खड़े एक क्रेन की केबल अचानक टूट जाती है। सड़क पर लोग घबराकर चिल्लाने लगते हैं, भागो, क्रेन गिर रही है। हर कोई इधर उधर भागने लगता है। हमारा हीरो ऊपर देखता है और उसकी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है जो ठीक उस गिरते हुए मेटल बीम के नीचे खड़ी होती है। वो छोटी लड़की ऊपर देख रही होती है, डर से पूरी तरह जमी हुई, जैसे उसका शरीर हिलना ही भूल गया हो। बिना कुछ सोचे प्रोटैगोनिस्ट पूरी स्पीड से दौड़ता है और उसे जोर से धक्का देकर उस खतरनाक जगह से दूर कर देता है। उसके हाथ में पकड़ी हुई बॉल हवा में उछल जाती है। लड़की जमीन पर लुढ़कते हुए दूर जा गिरती है, लेकिन अब वो सेफ है। वो बैठी हुई, कांपती हुई, डर के मारे कुछ समझ नहीं पाती, और अगले ही पल वो भारी मेटल बीम सीधे उस पर गिर जाती है। जिस लड़के ने अपनी जान देकर उस छोटी बच्ची को बचाया, वो अब जमीन पर पड़ा होता है, बुरी तरह घायल, टूटा हुआ। उसकी सांसें भारी हो रही होती हैं, जैसे हर सांस आखिरी हो। उसकी नजर धुंधली होने लगती है। वो मन ही मन सोचता है
क्या यही होता है? क्या यही फीलिंग है? आखिरी सांस लेते हुए उसे समझ आता है, बिना पावर के, बिना कंट्रोल के, यही असली जिंदगी है। और फिर अचानक उसका शरीर एक अजीब सी बैंगनी जगह में तैरता हुआ नजर आता है। वो पूरी तरह शॉक में होता है, चारों तरफ देखता है, पूरी तरह खोया हुआ। मैं अब कहाँ आ गया? चारों तरफ घना अंधेरा होता है, बिल्कुल ब्लैक होल जैसा। वो सोचता है, क्या मैं सच में मर गया हूँ? तभी उस खालीपन में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, डरावनी, भारी। कोई उसे पुकार रहा होता है। उसके सामने एक विशाल परछाई जैसा क्रीचर प्रकट होता है। वो पूछता है, तो ओब्लिवियन कैसा लगा? लड़का घबरा जाता है, चिल्लाकर कहता है, तू है कौन? और ये ओब्लिवियन वोलिवियन क्या बकवास है? वो एंटिटी शांत स्वर में जवाब देती है, मौत बस रीइंकार्नेशन का एक रास्ता है। अब तो मामला और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। हमारा हीरो चुप रह जाता है, समझ ही नहीं पाता कि ये सब क्या चल रहा है। वो अजीब सा क्रीचर आगे कहता है कि वो उसे उसके खोए हुए मेमोरीज वापस पाने का एक मौका देगा। लड़का चिढ़कर बोलता है, यार एक बार सीधी भाषा में बात कर ले। लेकिन वो एंटिटी उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। एक भारी गूंजती हुई आवाज में वो आदेश देता है, जिसने सब कुछ भुला दिया है, अपनी आंखें खोलो। लड़का घबरा जाता है, रुको, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो उसे रुकने के लिए विनती करता है, लेकिन अब कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं होता। अचानक उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और उनमें एक जंगली खतरनाक चमक उभर आती है। वो अचानक झटके से उठता है और घबराहट में जोर से चीख पड़ता है। उसकी नजर खुद पर जाती है और वो देखता है कि उसके सिर पर डेमन जैसे सींग हैं और मुंह में तेज नुकीले दांत। अभी भी शॉक में वो लड़का पास की एक टेबल का सहारा लेकर खड़ा होता है, समझने की कोशिश करता हुआ कि आखिर हो क्या रहा है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है और उसे एहसास होता है कि ये जगह किसी बहुत पुराने कासल जैसी लग रही है। तभी उसकी नजर एक रिफ्लेक्शन पर पड़ती है और अपने नए डेमोनिक चेहरे को देखकर वो अंदर तक हिल जाता है। मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? वो बड़बड़ाता है, अपने हाथों को घूरते हुए, जिनमें अब तेज खतरनाक पंजे उग आए हैं। धीरे धीरे सच्चाई उसके दिमाग में बैठने लगती है। वो सोचता है, कहीं मैं भी किसी एनिमे की तरह दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गया। लेकिन जब वो खुद को छूता है तो वो एहसास इतना साफ और असली होता है कि उसका दिल बैठ जाता है। ये कोई सपना नहीं है, ये सब सच है। उसकी निराशा और बढ़ जाती है। वो बस उसी बड़े हॉल में खड़ा रह जाता है, इस पागलपन भरे पजल को समझने की कोशिश करता हुआ। मैं कहाँ हूँ? वो खुद से पूछता है और फिर खुद ही कंफर्म करता है। ये सच में एक पुराना कासल लगता है। फिर वो धीरे से पूछता है, मैं हूँ कौन? तभी अचानक एक आवाज आती है, क्या बड़बड़ा रहा है तू? उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि वो इस हॉल में अकेला नहीं है। और तभी बिना किसी वार्निंग के एक शख्स अचानक पीछे से आता है और उसकी पीठ में खंजर घोंप देता है। उसे संभलने का एक सेकंड भी नहीं मिलता। वो खून उगलते हुए हाँफता है, यकीन ही नहीं कर पाता कि उस पर अचानक हमला हुआ है। उसके सामने एक डेमन लड़की खड़ी होती है, चेहरे पर एक खतरनाक सैडिस्टिक मुस्कान, जैसे उसे दर्द देना ही उसका मजा हो। वो उसके ऊपर खड़ी होकर ताना मारती है, क्या हुआ? अब मरने वाला है क्या? लड़के को भयानक दर्द महसूस होता है। उसे समझ आता है कि ब्लेड सीधा उसकी छाती के बीच से आर पार हो गया है। खून खांसते हुए वो पूछता है, तूने मुझ पर हमला क्यों किया? लड़की अनजान बनते हुए कहती है, क्यों? इसका क्या मतलब? फिर वो ठंडी आवाज में कहती है, मुझे तू पसंद नहीं है, इसलिए खत्म कर रही हूँ। और ये कहकर वो फिर से उस पर झपटती है। लड़का घबरा जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो सच में उसे वहीं खत्म करने वाली है। लेकिन जैसे ही वो आखिरी वार करने वाली होती है, अचानक कोई और आ जाता है और उसकी तलवार को अपने हाथ से रोक लेता है। प्रोटैगोनिस्ट पीछे देखता है, हैरान कि ये मदद अचानक कहाँ से आ गई। एक आदमी जिसके हाथ में चाबुक है, तलवार को पकड़े खड़ा होता है। डेमन लड़की गुस्से में कहती है, तू फिर से मेरे रास्ते में क्यों आ गया? तभी एक और औरत वहां आती है और लड़की से कहती है, अपने ही भाई के साथ ऐसा मत करो। ये सुनकर प्रोटैगोनिस्ट पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। भाई? उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कौन हैं और क्या चल रहा है। वो औरत उसके पास आती है और दुख जताते हुए कहती है, तुम्हारी बहन ने फिर से तुम्हारे साथ गलत किया। फिर वो उसे एक ड्रिंक देती है। लड़का सोचता है कि ये कोई पोशन होगा और बिना सोचे समझे एक ही बार में सब पी जाता है। उसे थोड़ी राहत मिलती है, लगता है कि अब शायद कोई उसकी मदद कर रहा है। लेकिन वो औरत एक अजीब सी मुस्कान देती है और कहती है, आज तो तुम बिना शक किए पी गई। लड़के की आंखें डर से फैल जाती हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है वो एक खतरनाक जाल में फंस गया है। अगले ही पल वो एक गंदी बैंगनी तरल उल्टी कर देता है, जिससे साफ हो जाता है कि ड्रिंक में जहर था। वो अपना गला पकड़ लेता है,
जलन से तड़पता हुआ और दर्द में चीख उठता है। उसकी बहन गुस्से में चिल्लाती है, मैं चाहती थी ये मेरे हाथों मरे, ऐसे नहीं। वो दूसरी औरत बोरिंग चेहरे के साथ कहती है, लगता है जहर की रेसिपी फिर फेल हो गई। पूरा शरीर दर्द से कांपते हुए लड़का सोचता है, मुझे ही इतना क्यों सहना पड़ रहा है। तभी उस विशाल हॉल के बड़े बड़े दरवाजे धीरे धीरे चरमराते हुए खुलते हैं और अंदर से एक तेज चमकदार रोशनी दिखाई देती है। तभी एक गार्ड जोर से ऐलान करता है, डेमन किंग हेलकल्डन वापस आ गए हैं। ये सुनते ही दोनों बहनें चौंक जाती हैं। प्रोटैगोनिस्ट फादर शब्द सुनता है और उसका दिमाग और भी घूम जाता है। दर्द से तड़पते हुए भी वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। उसी बीच डेमन किंग का हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में बदलता है। साफ दिख रहा होता है कि वो इस पूरे सीन से बिल्कुल खुश नहीं है। और फिर वो खुद सामने आता है। उसकी एंट्री ही इतनी डरावनी होती है कि पूरा हॉल जैसे उसकी पावर से कांप उठता है। उसके चारों तरफ एक अजीब भारी ऑरा फैल रहा होता है, जैसे हवा भी उसके सामने डर रही हो। वो गहरी आवाज में पूछता है, ये घटिया आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं? प्रोटैगोनिस्ट तुरंत समझ जाता है, ये आदमी ही डेमन किंग है। एक बहन जल्दी से खुद को बचाने की कोशिश करती है और उस पर इल्जाम डाल देती है, ये सब उसी ने शुरू किया था। लेकिन डेमन किंग बस अपनी पावर रिलीज करता है और ठंडी आवाज में कहता है, चुप रहो। उसकी आवाज इतनी भारी होती है कि दोनों तुरंत खामोश हो जाते हैं। वो अपनी बेटी को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है, मेरे कासल में कमजोरों की कराह सुनना मेरे लिए अपमान है। लड़की घुटते हुए माफी मांगती है, प्लीज थोड़ा रहम करिए फादर। उधर हमारा प्रोटैगोनिस्ट दर्द में पड़ा हुआ सोच रहा होता है, अगर ये दोनों सच में मेरी बहनें हैं तो ये खतरनाक और बेरहम डेमन किंग मेरा बाप ही हुआ। डेमन किंग उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर देता है और कहता है, मैं अपने कासल में सिर्फ 2 आवाजें सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर लड़का थोड़ा अलर्ट हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि जो आने वाला है वो अच्छा नहीं होगा। वो आगे कहता है, एक डेमन के जन्म की आवाज और दूसरी एक सम्मानजनक मौत की। ये सुनते ही प्रोटैगोनिस्ट के दिमाग में सब साफ हो जाता है और डर उसे पूरी तरह जकड़ लेता है। अचानक पूरे अंधेरे कासल में एक दर्द भरी चीख गूंजती है। सीन साफ होता है। डेमन किंग हॉल में खड़ा है और उसके पैरों के पास कई लाशें पड़ी हैं। जहर अभी भी असर कर रहा होता है। लड़का लगातार खून खांस रहा होता है, बुरी तरह घायल। आखिरकार वो मान लेता है कि वो सच में किसी दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया है। लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज में से वो इसी आदमी का बेटा बना। जमीन पे पड़ा हुआ वो अपनी किस्मत को कोसता है। यार, सारे ऑप्शंस में से यही मिला था क्या? वो इस हालत को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा। डेमन किंग ही क्यों? सीन बदलता है। एक फ्लैशबैक दिखता है। वही लड़का अब छोटा बच्चा है, रो रहा है, अपनी माँ को पुकार रहा है। वो रोते हुए कहता है, माँ, कैल्ड्रा ने मेरी आंख में फोर्क घोंप दिया। उसकी माँ बस ठंडी आवाज में उसकी हालत पर अफसोस जताती है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बच्चा और रोते हुए कहता है, और टार्मी, उसने मेरे खाने में जहर डाल दिया। माँ उसे ठंडी नजरों से देखती है और कहती है, तो फिर तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। वो उसे सलाह देती है, जैसे एक असली डेमन करता है वैसे ही उन्हें जवाब दो। बच्चा डर जाता है, अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे मार देंगी। माँ के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आती है, तो फिर उनसे पहले तुम उन्हें मार दो। ये सुनकर छोटा लड़का शॉक में आ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी माँ ऐसा कह रही है। हमें बताया जाता है कि उसके पिता ने खुद डेमन किंग बनने के लिए अपने 12 भाई बहनों को मार दिया था। माँ फिर दोहराती है, अगर कोई तुम्हें मारने की कोशिश करे तो पहले वार तुम करो। इतना कहकर वो अपने पीछे से एक खंजर निकालती है और बिना एक सेकंड गंवाए वो उसी बच्चे की पीठ में घोंप देती है। बच्चा दर्द और हैरानी से चीख उठता है, जैसे उसकी दुनिया फिर से टूट गई हो। जैसे ही वो उसे गले लगाती है, वो धीरे से उसके कान में फुसफुसाती है। एक असली डेमन ऐसे ही करता है। दर्द से तड़पता हुआ बच्चा अपनी माँ को पुकारता है और वो शांत आवाज में पूछती है, अब समझ आया मैंने क्या सिखाया? अगले ही पल प्रोटैगोनिस्ट जोर से चीखते हुए जाग जाता है। उसका शरीर झटके से उठता है, जैसे वो उस डरावने नाइटमेयर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पास खड़ी एक सर्वेंट उसके पास आती है और पूछती है, क्या आप जाग गए लॉर्ड केला? वो हाँफ रहा होता है, सांसें तेज चल रही होती हैं। धीरे धीरे उसे एहसास होता है ये वही शरीर है जिसमें वो रीइंकार्नेट हुआ है और जो कुछ अभी देखा वो सब केला की यादें थी। वो अपने शरीर की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि उसके सारे घाव अपने आप ठीक हो चुके हैं। उसे समझ आता है केला की रिजेनरेटिव एबिलिटी नॉर्मल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर्वेंट उसे बताती है, लॉर्ड केला, आप बहुत लंबे टाइम तक सोते रहे। वो अभी भी कंफ्यूज होकर अपने हाथों को देख रहा होता है। फिर वो सर्वेंट कहती है, उठ जाइए, फैमिली मील लगभग रेडी है। वो चुपचाप मान जाता है और उठने लगता है।
हमें बताया जाता है कि केला, जो स्वभाव से काफी टिमिड था, उसे हमेशा उसके सिबलिंग्स ने नीचा दिखाया। एक फ्लैशबैक में रेन उसके लिए कपड़े सजेस्ट करती है, लेकिन वो कंप्लेन करता है कि उसका भाई का सर्वेंट ही उसे ड्रेस करता है। रेन मजाक में कहती है कि वो भी उसकी मदद कर सकती है, लेकिन पुराना केला पूरी तरह शर्म से मना कर देता है। एक और मेमोरी में वही सर्वेंट उससे कहती है कि ब्लैंकेट साफ करो, और वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये तो उसका काम होना चाहिए था। उसे ये भी याद आता है कि उसने रेन को अपने ही बेड पर आराम से सोते हुए देखा था, जैसे वो उसका कमरा ही हो। यहाँ तक कि जब उसने अपने काम के लिए एक डॉल भेज दी, तब भी पुराना केला बस शॉक्ड रह गया था। हमारा प्रोटैगोनिस्ट ये सब सोचकर समझता है कि केला कितना वीक था, एक सर्वेंट तक से डरता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर सीरियसनेस आ जाती है। वो तय करता है आज का केला बिल्कुल अलग होगा। वो अपनी मुट्ठी कसकर बंद करता है, उसकी आंखों में नई डिटर्मिनेशन साफ दिखती है। उसे समझ आता है पुराना केला पूरी जिंदगी बुलिड हुआ और यहाँ भी हाल कुछ अलग नहीं है। वो ठान लेता है इस जगह पर जो वीक दिखता है वो बस मर जाता है। फिर वो अपनी सर्वेंट के साथ रॉयल फैमिली के बड़े डाइनिंग टेबल की तरफ चलता है। डेमन किंग हेलकल्डुन उसे घूरता है और भारी आवाज में कहता है, केला तुम लेट हो। उसकी प्रेजेंस इतनी डरावनी होती है कि प्रोटैगोनिस्ट तुरंत समझ जाता है यहाँ असली बॉस कौन है। वो चुपचाप बैठ जाता है और देर होने के लिए माफी मांगता है, मन ही मन तैयार होता हुआ कि अब क्या होने वाला है। लेकिन तभी टेबल के नीचे से उसकी बहन उसे जोरदार किक मारती है। सरप्राइज नहीं होता, उसी के साथ उसकी टांग में एक स्टैब भी कर दिया जाता है, जैसे ये उनका फैमिली लव हो। वो दांत भींच लेता है दर्द सहते हुए, ताकि किसी के सामने वीक ना दिखे। उसकी बहन ताना मारती है, इतना वीक लग रहा है, थोड़ा ज्यादा खाया कर। वो अंदर ही अंदर चिढ़ जाता है और सोचता है अगर इन्हें पता चल गया कि मैं असली केला नहीं हूँ तो क्या होगा। वो खुद को कंट्रोल करता है और खाने के लिए धन्यवाद देता है, सोचते हुए कि अभी के लिए उसे बस सरवाइव करना है। फिर वो स्पून उठाता है और अपने सामने रखे सूप को ट्राई करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो एक घूंट लेता है उसे तुरंत महसूस होता है जहर असर कर रहा है। वो समझ जाता है ये खाना नॉर्मल नहीं है। उसकी दूसरी बहन मुस्कुराते हुए कहती है, ये सूप खास तुम्हारे लिए बनाया है, टेस्टी है ना। जहर के असर के बावजूद वो अपना दर्द छुपाता है और शांत आवाज में कहता है, हाँ सूप बहुत डिलिशियस है। वो अपनी फैमिली की तरफ देखता है और मन ही मन घिन से सोचता है ये डेमन्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एक ठंडी अंधेरी नजर के साथ वो तय कर लेता है ये लोग उसका परिवार नहीं है, ये सिर्फ राक्षस हैं, बस दिखने में इंसान जैसे। उसकी आंखों में अब साफ डिटर्मिनेशन दिखता है। वो मन ही मन कसम खाता है अब मैं इनका पंचिंग बैग नहीं बनूंगा, कुछ करना पड़ेगा। एक फ्लैशबैक में वो अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है। वहाँ वो हमेशा खुद से कुछ हासिल करना चाहता था, किसी के सहारे नहीं। उसी सोच के साथ वो एक गेम में बेस्ट मैप क्रिएटर बन गया था, लेकिन जैसे ही बात रियल लाइफ की आती है सब कुछ बदल जाता है। असलियत में वो एकदम वीक था, अपने आप को बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर पाता था, और शायद इसी वजह से वो दोबारा वैसी हालत में कभी नहीं जाना चाहता। वो खुद से वादा करता है अब मैं कभी ऐसे हेल्पलेस होकर नहीं मरूंगा। वापस प्रेजेंट में उसकी नजर पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसके चेहरे पर एक हल्की डरावनी मुस्कान आती है और वो जहर वाला सूप अपनी बहन सेल्डेरा की तरफ बढ़ाता है, लेकिन बिना किसी वार्निंग के वो पूरी प्लेट उसके चेहरे पर फेंक देता है। आह! वो चीख उठती है, पूरी तरह शॉक।